हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आप सभी लोग का एग्ज़ाम है मैथ्स का, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को क्लास 10th का जो ऑल चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसका बस पीडीएफ बनाकर भेज दिया और उसको एक एक कर हम आपको जो बताएंगे उस बात पर आप खास करके नज़र एक बार दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला जो आप लोग का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको आप रियल नंबर्स आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको खास करके यहाँ पर याद रखना है। दिखेगा और एक नंबर दिखेगा, एक नंबर सारांश में आपको हम बताते हैं, जो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो बाद में आप सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता है उसमें आप गौर से देखेंगे कि सारांश में आप एक नंबर में देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ से एक नंबर का सवाल आता है। ये देखिएगा गौर से, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी में दिए रहने पर हम ए बराबर क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। और जहाँ पर आर का जो मान है ना 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होता है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे। इसमें बस आप ये कंडीशन इतना याद रखिएगा। यहां पर आप गौर से देखेंगे 5 नंबर, आप गौर से देखेंगे कि 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, √2 √3 इत्यादि कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होता है। ऐसे √7 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से। और ये देखिए 6 नंबर आप गौर से देखेंगे, 6 नंबर कि परिमेय संख्या को अगर शांत और अशांत बुआ पूछे ना तो आप याद रखेंगे कि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। p/q के रूप में परिमेय संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, q देखिए q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर m, गौर से देखिए यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर लिखल जा सके तो उसको हम शांत बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पहला चैप्टर में बस इतना ही याद रखना है। दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा में देखिएगा थोड़ा सा आप इधर भी आप याद रख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था 7 नंबर में, गौर से देख लीजिए 7 नंबर में कि x बराबर p/q में ऐसी परिमेय संख्या है जहां पर q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, जहां पर m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यही अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का न हो, 8 नंबर देखिए, रूप का नहीं हो, तब उसको क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। और दो चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लौसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। इतना याद रखिएगा पहला चीज में। दूसरा बात करते हुए अगला में देखिएगा, दूसरा चैप्टर आप लोगों का आता है बहुपद से। तो बहुपद में देखिए सारांश आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2.5 दिखाई दे रहा है, 2.5। इस अध्याय में देखिए एक नंबर घात, एक घात, गौर से देखिए एक घात, दो घात और तीन घात वाले को क्या क्या कहते हैं, एक घात वाला को रैखिक, दो घात वाला को द्विघात और तीन घात वाला को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जिसमें कि आप याद रखेंगे द्विघात, दो नंबर देखिए गौर से, सारांश में आप ध्यान देंगे द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहां पर abc क्या है, वास्तविक संख्या है और के रूप का होता है, ये फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, आगे द्विघात बहुपद का। अगला देखिए 3 नंबर, एक बहुपद px = 0 उन बिंदुओं के x के निर्देशांक होते हैं जो y = px का ग्राफ x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब y अक्ष पर जितना बिंदु पर कट करेगा ना उतना ही उसका शून्यकों की संख्या आएगा। इसमें आप ये याद रखेंगे, देखिएगा 5 नंबर आप गौर से देखेंगे, 5 नंबर आप देखेंगे गौर से, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। क्या शून्यक होगा, दो ही गो शून्यक हो सकता है द्विघात बहुपद के। अच्छा, और उसके बाद 4 नंबर बोल रहे थे, और ये याद रखिएगा अधिक शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही था। त्रिघात के 3 गो हो सकता है और रैखिक का 1 गो होता है। 5 नंबर यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखिएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, जरूर याद रखेंगे। और तीसरा 6 नंबर देखिएगा गौर से, 6 नंबर आपका है अल्फा बीटा गामा, अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। और एक याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, -d/a। बस इतना इसमें आप याद रखिएगा। अगला आगे देखिएगा सारांश, अब आते हैं तीसरा, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये जो आप सारांश देख रहे हैं 3.6 सबसे नीचे, दो रैखिक समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप होता है। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्या याद रखना से देखिए, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर आप गौर से देख पा रहे होंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा बनाते हैं और बीजगणित से। तो आप क्या क्या देखिएगा, ई वाला जो ग्राफीय विधि है ना, ये ग्राफीय विधि से आप तन याद रखिएगा। यहाँ से आपका सवाल 1-1 नंबर का, ये 2-2 नंबर का बन सकता है। कि 1 नंबर देखिए 3 का पहला पढ़िएगा, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। दूसरा, तीसरा का दूसरा पढ़िएगा, यदि रेखाएं संपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और इस पर प्रत्येक बिंदु का हल होता है, यानी कि, और इसको क्या बोलते हैं, संगत या आश्रित बोलते हैं। तीसरा का तीसरा पढ़िएगा,
यदि रेखा समांतर होता है ना तो उसका कोई हल नहीं होता, इस स्थिति में असंगत बोलते हैं। तो कभी असंगत पूछ दे तो याद रखिएगा समांतर होना चाहिए। 4 नंबर गौर से देखिए, अब सीधा सीधी 4 देखिएगा। 4 नंबर कि बीजगणित विधि में 3 गो विधि बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि से। और यहाँ पर ये याद रखिए 5 नंबर, अब देखिएगा गौर से 5 नंबर में ये कंडीशन जो दिखाई दे रहा है 5 का 1, 5 का 2 और 5 का 3, ये कंडीशन बड़ी काम का चीज़ है। देखिए पहला में a1/a2 बराबर 9 है, b1/b2, इस स्थिति में क्या कहिएगा, रैखिक समीकरण का संगत होगा, ठीक है, या एक हल होगा जिसको बोलते हैं। और अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर 9 है, मतलब 2 को बराबर है, तीसरा बराबर 9 है, तो ऐसा रूप क्या होता है, असंगत होगा, इसको समांतर बोलते हैं और कोई हल नहीं होगा समांतर में। और अगर तीनों बराबर है, 5 के 3 देखिएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर है, तो इस स्थिति में क्या होता है, आश्रित या संगत बोलते हैं और इसका अनेक हल होता है, ठीक है, ये आप याद जरूर रखेंगे। और उसके बाद आगे की बात करते हैं, अगला आगे देखिएगा। अब आप आते हैं चौथा चैप्टर में आते हैं, सारांश देखिए, सबसे नीचा देखिए द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण का एक रूप होता है, देखिए सारांश 4.6 को सबसे नीचा देखेंगे गौर से, सबसे नीचा कि x में द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। और abc क्या है, एक कोई संख्या हो सकता है जहाँ पर a का मान 0 नहीं होता है। इसमें आप याद रखेंगे, इसको छोड़िए आगे याद रखना, ये इधर आप याद रखिएगा, गौर से देखिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर पूर्ण वर्ग विधि से भी द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है। खैर अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मूल का जो x का फॉर्मूला होता है -b, देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा, -b ± √b² - 4ac बटा 2a होता है। ये x का मान निकालने के लिए कह दिया जाए द्विघात सूत्र से, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें 6 नंबर आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। 6 नंबर जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, 6 का 3 गो है, मूल वास्तविक कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, वही लिखे हुए b² - 4ac बड़ा 0 से। मूल बराबर कब होगा, जब लिखिएगा d का मान 0 के बराबर होता है, जैसे b² - 4ac 0 के बराबर। और कोई मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, तब कब होता है, तब जब d का मान 0 से छोटा आता है, यानी b² - 4ac 0 से छोटा आएगा, ठीक है। बस इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसको देखिएगा एपी में आप याद रखेंगे, एपी का ये देखिए यहाँ सारांश 5.5 देखिएगा। एपी का एक व्यापक पद आप याद रखिएगा, कैसे रूप में लिखा जाता है, ए होता है, a + d होता है, a + 2d, a + 3d, इसी तरह से आगे a + 4d डॉट आगे बढ़ते जाएगा, ठीक। और दूसरा नंबर देखिएगा, ये दूसरा से काम नहीं चलेगा, आपको तीसरा देखना। तीसरा देखिए, तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है। प्रथम पद को ए बोलते हैं बउआ, सार्वंतर को डी बोलते हैं, और एपी के एनवा पद या व्यापक पद को an से लिखते हैं। और an का देखिए नीचा फॉर्मूला देखिए, ये काम का चीज है, an = a + n - 1 × d। ये रिवीजन के तौर पर हम आपको बस बता रहे हैं, जल्दी जल्दी में आप एक बार देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आप 4 नंबर देखिएगा गौर से कि एपी के प्रथम n पदों का योग पूछे, तो उसके लिए देखिए गौर से 4 नंबर s = n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। और 5वां नंबर है कि अगर आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कभी कि sn बराबर चाहे s बराबर n/2 × a + l, l को tn भी बोलते हैं या an भी लिख सकते हैं, ठीक है। और समांतर माध्य पूछ दे तो बुआ 2 संख्या जो भी पूछे उसका जोड़ क्या, 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। समांतर माध्य पूछे तो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका ज्यामिति में बउआ बता दे, ज्यामिति में देखिए गौर से देखिए सारांश 6.7, इसमें आपको याद रखना है। देखिए 2 आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में अमाप समान न हो, तो आप क्या करेंगे, आकृति क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। ये याद रखिएगा, इतना से आपको काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको बताते हैं जो याद रखिएगा, खास करके यहाँ तीसरा नंबर देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, ये याद रख सकते हैं। एक नंबर में कब, जब उनके संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा में क्या, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, ये 3 नंबर। चौथा नंबर देखिएगा, एक भुजा अगर देखिए गौर से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वे अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स प्रमेय है, ठीक है। यह बात याद रखिएगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये विलोम है थेल्स प्रमेय का। यदि गौर से देखिए, यहाँ पर ये आपको काम का चीज नहीं है, ये तो आप 9th क्लास में भी जानते होंगे। यहाँ पर आप गौर से देखें, 11 नंबर आप लोगों का नहीं, 11 के बाद 10 आपका ऑब्जेक्टिव देगा, 10 नंबर 10 देखिएगा, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए,
एक समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं समकोण शीर्ष के उसके कर्ण पर लंब डाला गया है, तो लंब दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण रूप से समरूप होते हैं तथा परस्पर भी क्या होता है, परस्पर भी समरूप होते हैं। ये तो आपको उतना अभी याद नहीं चल जाएगा, लेकिन आपको 12 नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग को याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, ये सबसे 13 नंबर, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। मतलब कोई दो भुजा के जोड़कर अगर तीसरा के भुजा के वर्गों के बराबर होता है ना, तो आप समझिएगा कि वह समकोण त्रिभुज है, यानी कि उसमें 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, यहां पर आप इतना याद रखेंगे। अब देखिए, अब आते हैं वो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 7वां चैप्टर में। तो देखिए 7.5 सारांश ऊपर में देखिएगा, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछे तो देखिए लिखा हुआ है रूट अंडर, गौर से देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा। या इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए बिंदु x, y के मूल बिंदु से बुआ दूरी पूछे, 2 नंबर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर याद रखेंगे। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला अगर m अनुपात n है तो यहाँ पर mx2 लिखा है ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा mx2 प्लस nx1, m2 के जगह n याद रखिएगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। 4 नंबर देखिएगा, ये जो है मध्य बिंदु से आपको एक सवाल पूछेगा या तो फॉर्मूला पूछे चाहे क्वेश्चन पूछे कि दो बिंदु अगर देले है उसका मध्य बिंदु पूछे तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये 4 नंबर था। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का रहा 3 गो बिंदु देले रहेगा, कहेगा तीनों बिंदु जो है ना त्रिभुज का शीर्ष है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, 1/2 x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 प्लस x3 × y1 माइनस y2, और मोड लगाइएगा, इसका मान माइनस में भी आएगा ना तो आप प्लस में लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको अब देखते हैं त्रिकोणमिति में आते हैं। त्रिकोणमिति में तो हम बहुत सारा फार्मूला पहले से भी आपको बता दिए, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से एक बार दिखा दे। समकोण त्रिभुज एबीसी में आप गौर से देखें, साइन ए बराबर क्या होता है, कोण ए का सम्मुख भुजा, ऐसे याद रखिएगा, p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b। देखिए कॉसिक किसका उल्टा आता है, 1 बटा, मतलब साइन का तो 1 बटा साइन लिखेंगे, सेक क्या होता है 1/cos, और tan क्या होता है 1/cot, और tan बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बटा cos आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, ये 4 नंबर देखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों को त्रिकोणमिति अनुपात में मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो मान लिखा हुआ नहीं है, तो आप याद जरूर एक बार चेक कर लेंगे। और देखिए 6 नंबर देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये चेंज होता है किस में, तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, आप याद रखेंगे। और ये देखिए 7 नंबर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इतना याद जरूर रखेंगे। आगे की बात करते हैं बुआ, देखिए सारांश नंबर आप आते हैं 9.6 से 9.3 में आप दृष्टि रेखा क्या होता है, ये थोड़ा सा उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उन्नयन कोण नीचा बनता है, बस याद रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज का एंगल नीचा जो होगा एंगल उसको उन्नयन कोण बोलेंगे, और ऊपर जो एंगल बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। इतना याद रखिएगा, और अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आगे की बात करते हैं, 10.4 में आते हैं बुआ। देखिए सबसे नीचा, वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ क्या है, ये सब तो आपको वहाँ पूरा पढ़े होंगे तभी आपको याद होगा। और हाँ, ये 2 नंबर का बात करते हैं। देखिए 2 नंबर, इसी का सारांश 2 नंबर, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। जैसे एक मान लीजिए वृत्त है और त्रिज्या से अगर स्पर्श रेखा पर खींचेंगे ना लंब, तो वो क्या होता है, वो एक लंब हो जाता है, बस इतना याद रखेंगे। अच्छा, अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, दोनों दो जो स्पर्श रेखा बाहर बिंदु से खींचेंगे, दोनों का दोनों बराबर होता है। ये तीसरा नंबर आपको बता रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप याद रखेंगे 11 दशमलव में, ये तो खैर रचना वाला है, और रचना तो आप रचना तो कर ही सकते हैं। आगे देखिएगा, ये आप लोग का आता है 11.4 में, सारांश में देखिएगा कि रेखाखंड, ये तो अनुपात आपको बांटना पड़ेगा, ये नहीं। यहाँ पर देखिए 12.5 है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², 2 नंबर। अब देखिए, अब तीसरा देखिए, वृत्त का अगर त्रिज्यखंड पूछे बुआ, त्रिज्यखंड की देखिए संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है 3 नंबर में, तो θ/360 गुने 2πr बोल रहे हैं, ये चाप की लंबाई है। और यही 4 नंबर में गौर से देखिए क्या है कि क्षेत्रफल पूछे तो आप याद रखिएगा
4/360 पाई आर स्क्वायर होगा। और 5 नंबर देखिए, एक वृत्त के क्षेत्रफल का, एक वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उस संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। तो बस इसमें आपको दो ही चीज याद रखना है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इधर देखिए, इधर आप जो शंकु का छिन्नक होता है, छिन्नक में आप ये याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं 4 नंबर का एक, देखिए 4 का एक शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, दूसरा देखिए 4 का दूसरा, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2, जहां पर L का मान आप कैसे निकालेंगे, तो √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करके। ठीक है, और तीसरा नंबर देखिए, शंकु का छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई L इंटू R1 प्लस R2, प्लस में आपको जोड़ देना पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, जहां पर आप याद रखेंगे कि h क्या है तो छिन्नक की ऊंचाई है, L क्या है छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई है, R1 R2 क्या है तो छिन्नक के दोनों वृत्तों के सिरों की त्रिज्या। ठीक है, यहां पर इतना याद रखेंगे। आगे देखिएगा, इसमें आप माद मादिका में आप याद रखेंगे बउआ, ये देखिए सबसे नीचे कि प्रत्यक्ष विधि से माद का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। कल्पित माद विधि से क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बट्टा सिग्मा एफ। यह से आप पहले फॉर्मूला से बना दीजिएगा, जल्दी में बन जाएगा। पग विचलन विधि से भी आप बना सकते हैं, ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला, लेकिन आप इससे जल्दी में बना देंगे क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल माद से या मादिका से या बहुलक से आएगा ही आएगा। आगे देखिए, इधर आप गौर से देखिए, 2 नंबर गौर से देखिएगा, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने h। ठीक है, अब उसके बाद एक और याद रखिएगा 4 नंबर कि माध्यक का, गौर से देखिए, माध्यक का एक फॉर्मूला होता है, मतलब जिसको आप मीडियन के नाम से जानते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने h, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है बुआ सर, अच्छा इतना ही आपको माद मादिका बहुलक तीनों में से कोई एक 2 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और लास्ट में आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आप जरूर याद रखेंगे प्रायिकता क्या होता है बुआ, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में सभी संभावित परिणामों की संख्या, मतलब जो हो सकता है उसको नीचा रखिएगा, जो आप पूछेगा उसको आप ऊपर रखिएगा। और इसमें आप याद रखिएगा 3 नंबर गौर से देखिए, 3 नंबर आप गौर से देखेंगे कि एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होता है, निश्चित घटना पूछे उसका प्रायिकता 1 याद रखिएगा। और 4 नंबर एक असंभव घटना का है चाहे अनिश्चित घटना का है तो उसका प्रायिकता 0 होता है। और गौर से देखिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि प्रायिकता का मान कभी भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा और कम से कम 0 होगा, यानी 0 से लेके 1 तक होगा, ना 1 से ज़्यादा होगा ना 1 से कम होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 7 नंबर, आपको लास्ट सबसे 7 नंबर याद रखना है, किसी भी घटना ई के लिए पी प्लस पी डैश डैश है ना, पर बराबर क्या होता है 1 होता है, मतलब हाँ प्लस 9 की प्रायिकता 1 होता है। जहां पर यहाँ देखिए, जहां ई घटना है और ई नहीं को व्यक्त करता है ई पर डैश। ठीक, और ई और ई डैश क्या है, पूरक घटनाएं कहलाता है। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस इसमें इतना ही याद रखिएगा कि प्रायिकता का फॉर्मूला आप लिखिएगा NE बट्टा NS, प्रायिकता का मान कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 1 तक। ठीक है बउआ, और प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता 9 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो बस एक बार इसको जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको सारा फॉर्मूला माइंड में आ जाए। ठीक, तो इसलिए हमने आपको जस्ट छोटा सा वीडियो बनाकर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको ये फॉर्मूला समझाने का प्रयास किया। आप एक बार अच्छा से खुद से भी इसको रीड कर लीजिएगा। चलिए तो जाइए, अच्छा से सभी लोग अब एग्जाम दीजिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक।